हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का अपवर्तन। और प्रकाश के अपवर्तन पढ़ेंगे विभिन्न माध्यमों में प्रकाश का अपवर्तन, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं दो माध्यमों के लिए प्रकाश का अपवर्तन। तब हम लोग पढ़ेंगे विभिन्न माध्यमों में प्रकाश का अपवर्तन। तो देखिए, विभिन्न माध्यम में कम से कम कितने माध्यम ले हम लोग? 3 माध्यम। कम से कम कितने माध्यम लेंगे? 3 माध्यम। तीन माध्यम ले लिए। ऊपर क्या मान लीजिए? वायु। नीचे मान ले जल, और उसे मान ले कांच। देखिए, ऊपर क्या है? वायु है, नीचे जल, और उसके नीचे क्या है? कांच। तो कम से कम कितने माध्यम हुए? 3 माध्यम। देखिए, यह अंतरापृष्ठ, इस पृष्ठ को क्या बोलेंगे? अंतरापृष्ठ। यह हो जाएगा वायु जल अंतरापृष्ठ। वायु जल अंतरापृष्ठ। यह क्या हो जाएगा? जल और कांच। जल और कांच अंतरापृष्ठ। अब देखिए क्या आ जाएगा? कांच और वायु, क्योंकि नीचे क्या है? वायु है। वायु कांच अंतरापृष्ठ। वायु कांच अंतरापृष्ठ। कितने माध्यम लिए हैं? 3 माध्यम। तो हम लोग पढ़े प्रकाश का अपवर्तन कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मुख्य रास्ते से विचलित हो जाती है। इसी घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अभी बताए थे कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अपना मुख्य रास्ता छोड़कर अभिलंब की ओर झुक जाती है। बताए थे ना कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में क्या करती है? प्रवेश, तो अपना मुख्य रास्ता छोड़कर अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो देखिए, जब कोई प्रकाश किरण है, जब कोई प्रकाश किरण आ रही है, कहाँ? वायु में ना है, तो वायु का मतलब जल के सापेक्ष क्या है? विरल ना है। जो वायु है वह जल के सापेक्ष क्या है? विरल है, क्योंकि जल के अणु पास पास होते हैं और वायु के अणु दूर दूर। तो जल के जब अणु पास पास होते हैं क्या है? सघन है। वायु की सापेक्ष क्या है? सघन। तो प्रकाश किरण आ रही है तो इसका नाम क्या है? आपतित किरण। आपतित किरण तल के जिस बिंदु पड़ती है उसे आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु से खींचा गया लंब क्या कहलाता है? अभिलंब। आपतन बिंदु से खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। अब देखिए, अपना प्रकाश किरण अपना मुख्य रास्ता छोड़ क्या करेगी? अभिलंब की ओर झुक जाएगी। प्रकाश किरण अपना मुख्य रास्ता छोड़कर क्या करेगी? अभिलंब की ओर झुक जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रकाश किरण विरल माध्यम से कहाँ रही है? सघन माध्यम, तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी ना। अब देखिए, जब प्रकाश किरण, इसका नाम क्या हो गया? अपवर्तित किरण। आपतित किरण और अपवर्तित किरण। लेकिन जल कांच, जल और कांच अंतरापृष्ठ के लिए यह किसका काम करेगी? आपतित किरण की, क्योंकि ये तल हुआ ना। इस तल की ओर आने वाली प्रकाश किरण क्या बोलेंगे? आपतित किरण। तो इस अंतरापृष्ठ के लिए यह अपवर्तित किरण किसका काम करेगी? आपतित किरण का। तो आपतित किरण तल के जिस बिंदु को पड़ेगी उसे क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु से खींचा गया लंब क्या कहलाएगा? अभिलंब। क्या कहलाएगा? अभिलंब। तो देखिए, जल के सापेक्ष कांच क्या होता है? सघन माध्यम। जल के सापेक्ष कांच क्या होता है? सघन। क्योंकि जल के अणु दूर दूर होते हैं, कांच एकदम नजदीक नजदीक होते हैं। यहाँ पर देखिए, वायु के सापेक्ष जल क्या था? सघन था। वायु के सापेक्ष जल क्या था? सघन। लेकिन जब इनकी तुलना करेंगे तो बताइए, इन दोनों में कौन सघन होगा? कांच। क्योंकि कांच के अणु क्या होंगे? पास पास। तो जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम प्रवेश करेगी तो
अपना मुख्य रास्ता क्या करेगी, छोड़ देगी और अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अभिलंब की ओर क्या करेगी, झुक जाएगी। अब देखिए यदि मान लें कि वायु में प्रकाश की चाल कितनी है, भी ए, कितना मान लें, भी का मतलब वेग, आई का मतलब एयर में, एयर में प्रकाश की चाल कितनी है, भी, और जल में प्रकाश की चाल कितनी है, भी डब्लू मतलब वाटर, तो वाटर में प्रकाश की चाल यहाँ मान लें भी जी, क्या मान लें, मतलब जल कांच में प्रकाश की चाल। अब देखिए इस अंतरापृष्ठ के लिए, वायु और कांच अंतरापृष्ठ के लिए यह अपवर्तित किरण किसका काम करेगी, आपतित किरण की। तो आपतित किरण तल के जिस बिंदु पर पड़ती है उसे क्या कहते हैं, आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु से खींचा गया लंब क्या कहलाएगा, अभिलंब। तो अब बताइए इसका मुख्य रास्ता ये ना होगा जी, लेकिन अपना मुख्य रास्ता छोड़कर अभिलंब से क्या होगी, दूर हटेगी, क्योंकि कांच सघन माध्यम है, वायु क्या है, विरल माध्यम। तो जब कांच से वायु में आएगी तो अपना मुख्य रास्ता छोड़ क्या करेगी, अभिलंब से दूर हटेगी। कोई दिक्कत। अब देखिए जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश किए, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश किए तो क्या हुआ, देखिए प्रकाश किरण जब विरल सघन में प्रवेश किए तो अपना मुख्य रास्ता छोड़कर अभिलंब की ओर झुक गई है। लेकिन इस अंतरापृष्ठ के लिए, जल और कांच अंतरापृष्ठ के लिए यह प्रकाश किरण आपतित किरण का काम करेगी। आपतित किरण तल के जिस बिंदु पड़ेगी, आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु से खींचा गया लंब अभिलंब। अब देखिए जब प्रकाश किरण जल से कहाँ प्रवेश कर रही है, कांच में, तो बताइए जल और कांच में सघन कौन है, कांच। जब कांच सघन माध्यम है तब प्रकाश किरण विरल से कहाँ प्रवेश कर रही है, सघन में, तो अपना मुख्य रास्ता छोड़कर अभिलंब की ओर झुक रही है। अब फिर देखिए जब प्रकाश किरण कांच में आ रही है तो कांच से फिर कहाँ जाएंगी, वायु में, तो वायु और कांच में सघन कौन है, कांच। कौन सघन है, तो जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगी तो अपना मुख्य रास्ता छोड़कर अभिलंब से दूर हटेगी। अब देखिए हमें ज्ञात करना है तीनों माध्यमों में संबंध। अब इसको कुछ समय तक मिटा रहे हैं, देखिए तो हम लोग स्नेल का नियम जानते हैं। अपवर्तनांक सूत्र क्या होता है, अपवर्तनांक किसे कहते हैं, अरे अपवर्तनांक किसे कहते हैं, इसको मान लीजिए अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक किसी माध्यम प्रकाश की चाल, किसी माध्यम प्रकाश की चाल, या इस प्रकार होता है किस प्रकार, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल जी, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तनांक। इसको माध्यम एक मान लीजिए, इसको माध्यम दो मान लीजिए, इसको माध्यम तीन मान लीजिए, माध्यम एक दो और तीन, माध्यम क्या हो जाएगा, फिर एक हो जाएगा, क्योंकि वायु आपस में कन है, तो माध्यम एक दो और तीन। देखिए या किसके सापेक्ष, इसको अगर लिखेंगे अपवर्तनांक के रूप में तो हवा के सापेक्ष, हवा के सापेक्ष किसी अन्य माध्यम का अपवर्तनांक, किसी अन्य माध्यम का अपवर्तनांक। तो मान लीजिए जल में प्रकाश की चाल कितना है, भी है ना जी। यदि हमें अपवर्तनांक ज्ञात करना होता तो अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल। तो मान लीजिए ग्लास में, किस मान ले, या किसका है, वायु या निर्वात का ना, और या क्या है, ग्लास में, दोनों का अनुपात को क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक। तो किसके सापेक्ष ले रहे हैं, हवा के सापेक्ष। तो हवा के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक है, कांच का। हवा के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक है, कांच का। तो अब देखिए इसी प्रकार निकालेंगे इसी सूत्र से। तो देखिए वायु जल अंतरापृष्ठ के लिए, वायु जल अंतरापृष्ठ के लिए, वायु जल
अंतरा पृष्ठ के लिए। देखिए 1n2 होगा ना, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक 1n2 बराबर क्या होगा, पहले माध्यम के सापेक्ष ले रहे हैं ना, तो पहले माध्यम का जो चाल होगी कहाँ होगी, ऊपर ऊपर, कहाँ होगी ऊपर। तो भी ए बटा में क्या हो जाएगा, भी डब्ल्यू, समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत। अब लिखेंगे जल और कांच अंतरापृष्ठ के लिए। जल और कांच अंतरापृष्ठ के लिए। तो जल और कांच अंतरापृष्ठ के लिए तो किसके सापेक्ष ले रहे हैं, जल के सापेक्ष, क्योंकि प्रकाश की जल से कहाँ जा रही है, कांच में। तो क्या लिखेंगे, जल, तो क्या आ जाएगा जी, 2n1 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 2n3 हो जाएगा ना, 2n3 क्या हो जाएगा, भी डब्ल्यू बटा में भी इंटू जी, भी इंटू जी। कोई दिक्कत। समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार वायु और क्या है, कांच और वायु अंतरा पृष्ठ के लिए। वायु और कांच, कांच और वायु अंतरापृष्ठ के लिए जी, कांच और वायु अंतरापृष्ठ के लिए क्या हो जाएगा, 3 to 1, 3n क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। इस माध्यम के सापेक्ष इसका अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, इसमें प्रकाश चल क्या हो जाएगा, v इंटू जी, अब बटा v इंटू डब्ल्यू, क्योंकि यह क्या है, y ना है। अब y को दिखाते हैं a से। इसको समीकरण नंबर क्या मान लें, 3। तो समीकरण 1, 2 और 3 से क्या करने पर, गुणा करने पर, समीकरण 1 और 2, 3 क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। देखिए यहाँ गुणा कर रहे हैं, समीकरण समीकरण 1 जी गुणे 2 गुणे 3, समीकरण 1, 2 और 3 क्या करने पर, गुणा करने पर। तो समीकरण देखिए क्या है, 1n2 गुणे, बायां पक्ष गुणा किसमें करेंगे, बायां पक्ष में, और दायां पक्ष गुणा दायां पक्ष में। तो 2n3 गुणे 3n1 बराबर, गुणा कीजिए, भी ए बटा में भी डब्ल्यू है, भी ए बटा में भी डब्ल्यू। कोई दिक्कत। भी ए बटा में भी डब्ल्यू गुणे भी डब्ल्यू बटा में भी जी गुणे भी जी बटा में क्या हो जाएगा, भी ए। अब देखिए भी ए से भी ए कट गया, भी डब्ल्यू से भी डब्ल्यू कट गया, और भी जी से भी जी, क्या रहा है, 1n2 गुणे 2n3 गुणे 3n1 बराबर 1। तो विभिन्न माध्यमों में अपवर्तनांक कितना रहा है, 1। तो जब प्रकाश किरण वायु से प्रवेश की और वायु में क्या करिए, निर्गत हुई है, तो जिस माध्यम में प्रकाश किरण प्रवेश कर रही है, जिस माध्यम से आ रही है, यदि प्रत्येक माध्यम से होते हुए उसी माध्यम क्या करे, निकल जाए, तो उनका गुणनफल कितना होता है, 1 होता है। तो 1n2 क्या है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो इसको लिख सकते हैं ANW, क्योंकि 1 क्या है, पहला माध्यम, अब पहला माध्यम क्या है, हवा। हवा किसे दिखाते हैं, एयर से, ये हो गया। अब वाटर को W को W से जी, क्योंकि हवा के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक है, जल का। अब गुणे 2 क्या है, जल है ना, तो WN, और 3 क्या है, कांच, और गुणे 3 क्या है, कांच, और 1 क्या है, हवा, बराबर 1।
तो विभिन्न माध्यमों में प्रकाश का अपवर्तन का सूत्र यही होता है कि जब कई माध्यम ले लें तो प्रकाश किरण यदि हवा से प्रवेश करे, हवा से आ रही है ना, हवा से प्रवेश करे कई माध्यमों में और अंत में यदि हवा में क्या कर दे, निर्गत हो जाए, निर्गत मतलब निकल जाए, तो सभी अपवर्तनांक का गुणा क्या होता है, केवल एक आता है। क्या आता है, एक। इसको हम लिख सकते हैं ANW बराबर 1 में, सब कहाँ गुणा में है ना, कहाँ जाएंगे, भागा में, तो WNG गुणे GNA, या इसको लिख सकते हैं ANW बराबर GNA है ना, इसको लिख सकते हैं ANG बटा में WNG, इसको ये अभी लिख सकते हैं। तो जब भी हम पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन में विभिन्न माध्यम लेंगे, तो प्रकाश किरण जिस माध्यम से प्रवेश करेगी, जिस माध्यम से प्रवेश करना शुरू करेगी, तो विभिन्न माध्यमों से होते हुए अगर फिर दोबारा उसी माध्यम में क्या करें, निकल जाए, तो इन सभी अपवर्तनांकों का गुणनफल सदैव क्या आता है, एक। क्या आता है, एक। अब देखिए एक और हेडिंग है, क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक, अपवर्तनांक में संबंध, क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध, क्रिटिकल एंगल एंड इंडेक्स में रिलेशन। देखिए क्रांतिक कोण बनने के लिए प्रकाश किरण कहाँ प्रवेश करती है, सघन से विरल में। क्रांतिक कोण को अगर ज्ञात करना है तो हम प्रकाश किरण को सघन माध्यम से कहाँ से आते हैं, विरल माध्यम में। कहाँ से आते हैं, सघन से विरल में। तो देखिए हम कल बताए थे आप लोग को अगले वीडियो में कि ऊपर मान लीजिए माध्यम कौन सा है, सघन, और नीचे कौन सा माध्यम है जी, विरल। इसको माध्यम 2 मान ले, इसको माध्यम 1 मान ले, क्योंकि हम जब प्रकाश का अपवर्तन पढ़े हैं तो विरल माध्यम क्या माने, 1, और सघन को 2। तो जब प्रकाश किरण विरल माध्यम, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अपना मुख्य रास्ता छोड़कर अभिलंब से क्या होती है, दूर हटती है जी। लेकिन आपतन कोण का मान यदि और बढ़ा दें, आपतन कोण का मान क्या कर दें, बढ़ा दें, और बढ़ा दें। यदि आपतन कोण का और मान बढ़ा दें तो देखिए प्रकाश किरण अपना मुख्य रास्ता छोड़कर अभिलंब से दूर हटेगी, तो प्रकाश किरण क्या होगी, अंतरापृष्ठ पर ही लंबवत निकल जाएगी, अंतरापृष्ठ के अनुदिश क्या होगी, निकल जाएगी। तो देखिए अपवर्तन कोण का मान कितना हो गया, 90 अंश। तो इस आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान कितना है, 90 अंश। इसी को कहते हैं क्या, क्रांतिक कोण। सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। इसे क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण। क्रांतिक का मतलब होता है कुछ बदलाव। क्या होता है, अब देखिए प्रकाश किरण दूसरे माध्यम प्रवेश नहीं कर रही है, उसी माध्यम के अंतरापृष्ठ के अनुदिश क्या हो रही है, निकल जा रही है। तो क्रांतिक का मतलब ही क्या होता है, बदलाव। क्या होता है, बदलाव। अब हम देखेंगे क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध। क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध। यह मान लीजिए ऊपर कौन सा माध्यम है जी, सघन माध्यम, सघन माध्यम, और कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम। इसको माध्यम 2 मान लें, इसको माध्यम 1, क्योंकि हम अपवर्तन पढ़े हैं तो उसमें सघन माध्यम क्या मानते हैं, सघन माध्यम क्या मानते हैं, 2, और विरल माध्यम को 1। देखिए जब प्रकाश किरण आ रही है, कहाँ से आ रही है, सघन माध्यम से जी। इस प्रकाश किरण का नाम क्या होगा, आपतित किरण। और आपतित किरण तल के जिस बिंदु पड़ते उसे आपतन बिंदु, आपतन बिंदु से खिंचा गया लंब क्या कहलाता है,
अभिलंब। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से कहाँ प्रवेश करिए, विरल माध्यम में, तो अपना मुख्य रास्ता छोड़कर अभिलंब से दूर हटेगी। इसको आपतन कोण दिखा दीजिए I1 से, और अपवर्तन कोण कितना हो गया R1। लेकिन आपतन कोण का मान यदि और बढ़ा दें, आपतन कोण का मान क्या कर दें और बढ़ा दिया जाए, तो प्रकाश किरण अपना मुख्य रास्ता छोड़ेगी जी, और अभिलंब से क्या होगी, दूर हटेगी। अब देखिए अपवर्तन कोण का मान कितना हो गया 90 डिग्री। कितना हो गया, अपवर्तन को लंब खींचे है ना, अब प्रकाश किरण इसी पे गई, तो प्रकाश किरण कैसे है, अभिलंबवत है, तो कोण कितना हो गया 90। इसी कोण को कहते हैं क्या, क्रांतिक कोण। दिखाते हैं सीधे। अब स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या होता है, साइन I बटे में साइन R बराबर क्या होता है 1n2। तो देखिए पहला माध्यम लिए हैं, तो पहला माध्यम का कोण क्या है, आपतन कोण, और दूसरा माध्यम को कोण क्या है, अपवर्तन कोण। इस सूत्र से जब लगाएंगे, देखिए साइन लिखेंगे साइन I, क्या लिखेंगे साइन I बटे में साइन R। तो I किस माध्यम बना है, दूसरा माध्यम में ना, तो लिखेंगे बराबर 2n1। अब देखिए तो I के स्थान में क्या लिख सकते हैं C, क्योंकि I किसके बराबर है, C। इसी को कहते हैं क्रांतिक कोण। तो साइन लिख सकते हैं साइन C, और साइन R का मान कितना है 90 अंश। कितना है 90 अंश बराबर 2n1। अब देखिए साइन 90 अंश का मान कितना होता है 1, तो क्या बचेगा केवल साइन C बराबर 2n1। साइन 90 अंश का मान कितना हो जाएगा 1, साइन 90 अंश का मान कितना होगा जी 1। तो देखिए 2n1 बराबर साइन C। हमें पढ़ाएं आप लोग को पहले कि 2n1 बराबर होता है 1 बटा में 1n2। 1n2 या पहले बताए थे कि 1n2 गुणे 2n1 बराबर क्या होता है 1। तो यहाँ से जब 2n1 का मान निकालेंगे तो 2n1 बराबर 1 बटा में 1n2, 1 बटा में 1n2। तो 2n1 के स्थान लिख सकते हैं 1 बटा में 1n2 बराबर साइन C। दिक्कत, अब दोनों को चाहिए तो पलट दीजिए, तो 1n2 बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा में साइन C, 1 बटा में साइन C। अरे 1n2 को पले गए हैं, तो बटा में तिरिया क्या कर दीजिए गुणा, एक गुणा करेंगे एक में एक बराबर आ जाएगा जी, तो तिरिया मत गुणा कीजिए, इसको ऊपर जाए और इसको चल जाए नीचे, पलटेंगे इसको बटा में 1 मान लीजिए, आप पलट दीजिए, क्या करें पलट देना। एक का गुणा जब एक को ऊपर जाएगा साइन कहाँ आएगा नीचे, और 1n2 को ऊपर जाएंगे कहाँ आएगा नीचे, तो 1n2 हो गया, अब बराबर 1 बटा में साइन C। अपवर्तन, अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में यही संबंध होता है। जो अपवर्तनांक होता है क्रांतिक कोण क्या होता है, व्युत्क्रम के बराबर होता है, व्युत्क्रम के बराबर होता है। तो क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण, जिसके लिए विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान कितना हो 90। स्नेल के नियम से निकाल लेंगे। यहाँ 1n2 लिखे, लेकिन यहाँ क्या लिखे 2n1, इसलिए लिखे हैं क्योंकि सघन माध्यम को क्या माने 2, और 2 में क्या बनता है आपतन कोण। तो जिस माध्यम में आपतन कोण बनता है उसको क्या लिखते हैं पहली, और जिसमें विरल माध्यम जिसमें अपवर्तन कोण बनता है उसको लिखते हैं बाद में। देखिए आपतन कोण वहाँ का बन रहा था पहले माध्यम में, लेकिन यहाँ क्या माने हैं दूसरा, इसे क्या लिखे हैं 2। कोई दिक्कत। अब इसके बाद एक और हेडिंग बचती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन।
पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यह मान लीजिए कौन सा माध्यम है जी? सघन माध्यम। और यह कौन सा माध्यम है? विरल माध्यम। तो जब प्रकाश किरण आ रही है तो इसका नाम क्या होगा जी? आपतित किरण। आपतित किरण तक इस बिंदु पर तो इसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। तो यह मान लीजिए क्रांतिक कोण क्या है? सी है। क्या है? सी है। तो इसके लिए प्रकाश किरण किस माध्यम इस तरफ जाएगी ना, अपवर्तन कोण का मान कितना होगा? 90 डिग्री। कितना होगा? तो यदि क्रांतिक कोण का मान, यदि आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा क्या कर दें? बढ़ा दें। यदि आपतन कोण का जो मान है वह क्रांतिक कोण से थोड़ा क्या कर दें? बढ़ा दें। तो थोड़ा बढ़ा दीजिए। क्रांतिक कोण से भी क्या कर दें? बड़ा कर दें ना जी। आपतन कोण का मान यदि क्रांतिक कोण से भी बढ़ा दें तो प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में प्रवेश न करके उसी माध्यम क्या करेगी? वापस लौट जाएगी। जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से जी थोड़ा और बढ़ा दें, थोड़ा और बढ़ा दें तो प्रकाश किरण विरल माध्यम में प्रवेश न कर कर पुनः सघन माध्यम में क्या कर रही है? वापस लौट जा रही है। इसी घटना को बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसी घटना क्या बोलते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो यहाँ डिफिनेशन लिख लीजिए। यदि सघन माध्यम में बने आपतन कोण का मान, यदि सघन माध्यम बने आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से भी अधिक कर दिया जाए तो प्रकाश किरण विरल माध्यम में प्रवेश न करके पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसी घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। यदि सघन माध्यम में बने आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या कर दें? बढ़ा दें। क्या कर दें? बढ़ा दें तो प्रकाश किरण विरल माध्यम में प्रवेश न कर पुनः उसी माध्यम क्या करेगी? वापस लौट जाएगी। इसी घटना को बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान दीजिए। पहला बात देखिए ध्यान से। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए दो शर्तें होती है। पहली शर्त क्या होती है कि प्रकाश किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। पूर्ण आंतरिक बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछ देता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए दो आवश्यक बातों की लिखिए, निम्नलिखित बातों को लिखिए। तो देखिए क्या होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए प्रकाश किरण को सघन से कहाँ आना पड़ेगा? विरल में। कहाँ? सघन से कहाँ आना पड़ेगा? विरल में, तभी ना आंतरिक परावर्तन होगा। नहीं तो यदि प्रकाश किरण कहाँ से आएगी? विरल से। जब सघन में प्रवेश करेगी तो देखिए
जब आपतित किरण आ रही है तो आपतन बिंदु से खींचा गया क्या कहलाएगा? आपतन बिंदु। अविलंब, अब देखिए जब प्रकाश किरण विरल से सघन में प्रवेश करेगी तो अपना मुख्य रास्ता छोड़ कहाँ आएगी? अविलंब क्यों ना, क्या झुकेगी? अविलंब क्यों ना जी। और आपतन कोण का मान यदि और बढ़ा दें तो कोई फर्क पड़ेगा? ये तो अविलंब को झुकेगी ना। तो जब प्रकाश किरण विरल से सघन में प्रवेश करेगी तो कभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा? नहीं होगा, क्योंकि अविलंब क्यों क्या करेगी? झुकेगी। इसीलिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए प्रकाश किरण को सघन से कहाँ नहीं पड़ेगा? विरल में। क्योंकि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश करेगी तो अविलंब क्या होगी? दूर। तो दूर हटते हटते एक दिन ऐसा होगा, एक कोण ऐसा भी आएगा कि प्रकाश किरण विरल माध्यम प्रवेश न कर कर उसी माध्यम क्या करेगी? वापस लौट जाएगी। पहली शर्त है प्रकाश किरण को सघन से विरल में जाना चाहिए ना। पहली शर्त क्या है? प्रकाश किरण को सघन से विरल में जाना चाहिए। दूसरी शर्त है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए, तभी ना पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। जो आपतन कोण का मान हो क्रांतिक कोण से क्या हो? बड़ा हो। आपतन कोण का मान क्या हो? बड़ा हो, किससे? क्रांतिक कोण से। आपतन कोण का मान किससे बड़ा हो? क्रांतिक कोण से। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए कितनी शर्त होती हैं? 2। पहली शर्त है प्रकाश किरण को सघन माध्यम से कहाँ जाना चाहिए? विरल माध्यम में। दूसरी शर्त है आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। अब आप सभी लोग को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।